मैं एक छोटा सा एक आपको दैनिक जागरण में छपी हुई खबर है। आप इन खबरों को ठीक से पढ़ते थे, आप हेडलाइंस करते थे। ये 5वें या 6ठे पेज की खबर है। मैं आपको 1 मिनट के लिए दिखा दूं, क्योंकि उससे मैं सुप्रिया जी से ये सवाल पूछने जा रहा हूं। ये दैनिक जागरण की छपी हुई खबर है, नवनीत सहगल साहब के हवाले से है। पूरा डिटेल है कि 7 को कैसे ग्लोबल टेंडर हो रहा है, क्या क्या हो रहा है वैक्सीन की। और मैं पढ़ दे रहा हूं, वैक्सीन की 4 करोड़ डोज खरीदने पर 8,000 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है। राज्य सरकार सभी को कोरोना टीका निःशुल्क लगवाएगी। 1 डोज की कॉस्ट 2,000 रुपया। ये क्यों नहीं अब वो नैरेटिव बन रहा है? अच्छा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अपना एक हलफनामा दिया है, अभी 10 तारीख को एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में। वो एडजर्न होता जा रहा है केस बार बार। उसमें उसने साफ साफ कहा है, उसने कहा जब सुप्रीम कोर्ट को ने कहा है कि आप ये डिफरेंट, उसने कहा कि नहीं, हमें 150 में इसलिए मिल रही है क्योंकि हम लार्जर बायर हैं, तो मुझे क्वांटिटी का एक वो एडवांटेज मिल रही है लार्ज क्वांटिटी खरीदने की। मतलब देश का पैसा तो चाहे आपका हो, चाहे मेरा हो, चाहे मेरे जो जिस रिक्शे पे मैं बैठ के आऊं, रिक्शा चलाने वाले का हो, जिस नाउ मेरा बाल काटता है उसका हो, ये आपको पैसा दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करे, कहीं स्टेट गवर्नमेंट, आप इस पैसे का मिस यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं? एक सस्ती चीज को आप महंगा क्यों खरीद रहे हैं? सुप्रिया जी, मैं इस उसके साथ आपको इनवाइट कर रहा हूं, क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट वेरी सक्सेसफुल, कई इलेक्शन जीता, इलेक्शन मैनेजमेंट वेरी सक्सेसफुल, इमेज मैनेजमेंट पे अब इस बार पहली बार सवाल उठ रहा है कि इमेज मैनेजमेंट को बचाने की कोशिश हो रही है। सुप्रिया जी प्लीज। थैंक यू वेरी मच और बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। अजित भाई आपको सुना और बाकी सब लोगों को भी सुना। मैं थोड़े दुख के साथ बताना चाहती हूँ, मेरे कोलीग और बहुत अच्छे मित्र राजीव सातव जी का आज सुबह निधन हो गया है, तो थोड़ा सा उस एनर्जी से शायद ना बात कर सकूं। उनसे बहुत क्लोज थी और इतनी छोटी सी उम्र में जाना कोरोना से लड़ते हुए दुखद है बहुत। लेकिन ये कमिटमेंट था तो मैं जरूर पूरा करूंगी। आप इमेज की जो बात कर रहे हैं, 2 तरीके से सरकारें चलाई जाती हैं, एक इमेज मैनेजमेंट से, परसेप्शन मैनेजमेंट से, और एक रियलिटी मैनेजमेंट से। जो सुशासन होता है वो रियलिटी मैनेजमेंट करता है कि भाई देश में कोरोना की वजह से दिक्कत आ रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दवाइयों की किल्लत हो रही है, वैक्सीन की किल्लत हो रही है, तो लेट अस एड्रेस रियलिटी। ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, पहले हम उसको एड्रेस करेंगे। लेकिन ये ऐसी अद्भुत सरकार है, और मैं शायद अपना दोनों एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं जब ईटी नाउ की एग्जीक्यूटिव एडिटर थी तो मैंने सरकार को बहुत क्लोजली कवर भी किया है, और यूपीए सरकार को भी किया था एज अ वेरी इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट। यहां पर सारा फोकस सुर्खियों पे रहता है कि हेडलाइन में क्या जा रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजें कम इंपॉर्टेंट है। रियलिटी तो हमें मैनेज करने की जरूरत नहीं है, परसेप्शन मैनेजमेंट करना जरूरी है। और मुझे लगता है वहीं पर लगातार चूक हुई है। अभी तक शायद वो चल गया था, क्योंकि अभी तक जबानी जमा खर्च था, लोगों को आप कुछ समझा सकते थे, एक आपने धर्म का आवरण ओढ़ा हुआ है तो लोगों को लगता है कि आप हिंदू हृदय सम्राट बने रहे। लेकिन दिक्कत कहां पर हो गई कि अब लोगों की जान पर बनाई, और ऐसी जान पर बनी, ये ब्यूबोनिक प्लेग नहीं है जहां पे चीजें आपके कंट्रोल के बाहर है। हाँ महामारी है, इससे कोई डिनायल नहीं है, महामारी है, वैश्विक महामारी है, लेकिन इसमें भी जो इसका प्रभाव है वो बिल्कुल कम हो सकता था, और उसका ना कम होना में ही सरकार का रोल है। मैं 2-3 चीजें, और ये पब्लिक डोमेन में है बातें, बट एक आर्गुमेंट स्टैब्लिश करने के लिए जरूर बताना चाहती हूँ। एक्सपर्ट कमिटी थी, उसने आगाह किया कि सेकेंड वेव आने वाली है, साइंटिफिक एडवाइजर ने आगाह किया, ईगॉम ने आगाह किया, आपकी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने आगाह किया। आप ये सब सुनने के बाद भी क्यों चुप बैठे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप ये सब सुनने के बाद भी सीरो सर्वे आया, आपने ये देखा कि विश्व में जिन देशों में ये महामारी फैली थी उसमें हमारे और उनके देश में अंतराल करीब करीब महीने का था, वहां पर सेकेंड वेव आई, वहां पर वो लोग सेकेंड वेव से जूझे, वो लोग ज्यादा बेटर प्रिपेयर्ड थे। लेकिन हमारा प्रेपरेशन पूरी तरह से इलेक्शन मैनेजमेंट का था। प्रधानमंत्री ने 33 रैलियां करी इलेक्शन के दौरान, स्टेट इलेक्शंस के दौरान 33 रैलियां, ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। और चीफ मिनिस्टर्स के साथ और कोरोना पर उन्होंने अभी तक 12 मीटिंग करी है। और कोरोना में, ये मेरा फिगर नहीं है, देवी शेट्टी जैसे अकम्प्लिश डॉक्टर्स जिनको आजकल बहुत कोट कर रही है भाजपा, उन्होंने कहा है कि एक इन्फेक्शन जो डिटेक्ट होता है वो 5 लोगों को और संक्रमित करता है। तो उन्होंने कहा है कि 4 लाख संक्रमण के मामले आप into 5 कर दीजिए,
डेथ टोल इंटू 5 कर दीजिए, तो हमारे देश में 15 से 20 हजार लोग अब मौत के मुंह में जा रहे हैं। और इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने इस भयावह स्थिति को कहीं ना कहीं इग्नोर किया, और इग्नोर ऐसा किया कि जो देश दुनिया का सबसे बड़ा ऑक्सीजन निर्माता है, वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो गई। हमको फार्मा लैब ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, हम दुनिया में सबसे बड़े जेनरिक ड्रग के प्रोड्यूसर है। हमारे यहाँ रेमडेसिविर जैसी दवाइयों की कमी हो गई, हमारे यहाँ अभी बीच में कैलपॉल मिलनी बंद हो गई थी, उसकी कमी हो गई। हमारे यहाँ जो हम वैक्सीन लेबोरेटरी ऑफ द वर्ल्ड है, हम दुनिया के लिए वैक्सीन बनाते हैं, उसके लिए कमी हो गई। और वैक्सीन की जो किल्लत हुई उस पर क्योंकि आप बात भी कर रहे हैं और चर्चा होनी चाहिए, कोरोना से लड़ने के लिए 4 ही चीजें मुमकिन है, 4 स्तंभ है: टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट एंड वैक्सीनेशन। ये सच है कि 135 से 140 करोड़ की जनसंख्या में टेस्ट सबको करना मुश्किल है, फिर भी टेस्ट कम हो रहा है और ज्यादा हो सकता है। आईसीएमआर की खुद की गाइडलाइंस है 70% आरटीपीसीआर होना चाहिए। यूपी जैसे राज्यों में तो खैर वो भी नहीं हो रहा है। मौत के जो आंकड़े आ रहे हैं, कल गुजरात का जो मौत का आंकड़ा था, 1 मई से 10 मई तक 1,63,000 डेथ सर्टिफिकेट इशू हुए। पिछले साल इसी अवधि में 53,000 इशू हुए थे। ऑब्वियसली मौत के आंकड़े ज्यादा है, लेकिन बताए उसके 1/20 जा रहे हैं। तो जब 4 स्तंभ है और टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, ट्रैकिंग और वैक्सीनेशन, हमारा सबसे पुरजोर अगर कोई हथियार था तो वो वैक्सीनेशन था। हम 40 करोड़ गर्भवती महिलाओं और बच्चों को हर साल वैक्सीनेट करते हैं। हमने पोलियो, हमने चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों को वैक्सीनेशन से ही मुक्त किया है अपने देश को। तो हमारा तो जब वैक्सीनेशन की बात थी तो लोगों को लग रहा था कि भारत वाकई में दुनिया में सबसे बड़ा कीर्तिमान स्थापित करेगा। और आप विडंबना देखिए कि वैक्सीनेशन की किल्लत हमारे देश में हो गई, और वैक्सीनेशन के अभाव में हम वो सुरक्षा कवच ही अपने लोगों को नहीं दे पाए, जिसके चलते शायद मौत भी कम होती और संक्रमण भी कम होता। क्योंकि ये अब साइंटिफिकली प्रूवन डेटा है कि जहां पर वैक्सीनेशन हुआ है वहां पर प्रभाव बीमारी का कम हुआ है। और आप में से तो बहुत लोगों को कोरोना हो चुका है, आप इस बात के प्रमाण हैं, चाहे आपकी 1 डोज लगी हो या 2 डोज लगी हो। अब 1 मिनट बात कर लेते हैं वैक्सीन की असलियत क्या है। यूके के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च से बनी है वैक्सीनेशन, एस्ट्राजेनेका। सीरम इंस्टीट्यूट को इसका जो वेंडर थे, वो बनाने वाले, वो प्रबंधन दिया गया एस्ट्राजेनेका के द्वारा। नो प्रॉफिट नो लॉस पे एस्ट्राजेनेका इस पर एक भी पैसा नहीं कमा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट इस समय देश की 90% वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रहा है एज ऑफ नाउ। सीरम इंस्टीट्यूट इस समय 6 करोड़ वैक्सीन डोजेज महीने की बना रहा है। इसको वो 9 से 10 करोड़ ले जा सकता है, लेकिन जुलाई और अगस्त तक। फिर कोवैक्सीन और आईसीएमआर, जो कि गवर्नमेंट कोलैबोरेशन से कोवैक्सीन बनी है भारत बायोटेक के द्वारा, वो करीब करीब 60 लाख डोजेज बना रही है। ये 90 लाख तक ले जा सकते हैं अगर खुद बनाते हैं। अब कुछ बातें शुरू हो रही है कंपल्सरी लाइसेंसिंग की, लेकिन ये 90 लाख भी जुलाई से अगस्त तक ले जा सकते हैं। इन्होंने तीसरी वैक्सीन जिसको अभी स्वीकृति दी है वो स्पुतनिक है, रशिया की। रशिया की स्पुतनिक हमारे यहां 30 अप्रैल की रात को पहुंच गई थी। उसकी पहली डोज बहुत ही लिमिटेड में लग रही है, 30 लाख डोजेज आई है। उसकी पहली डोज 15 मई को क्यों लगी, इसका जवाब कौन देगा इस सरकार में। आपने 15 दिन का विलंब क्यों किया स्पुतनिक लगाने में, जबकि आपके सोर्स पर वो आ चुकी थी। और डॉक्टर रेड्डीज के साथ 6 लैब इसको मिलकर और बनाएंगे, वो भी जुलाई अगस्त तक कर पाएंगे, उतना टाइम लगेगा। आप जबानी जमा खर्च बोलते हैं, आपके मंत्री से लेकर आपके प्रवक्ता तक झूठ बोलते हैं हमने 5 वैक्सीन को स्वीकृति दे दी। नहीं, आपने स्वीकृति नहीं दी है। आपने किसी के साथ अभी तक करार नहीं साइन किया, ना मॉडर्ना के साथ, ना फाइजर के साथ, ना जॉनसन एंड जॉनसन के साथ, किसी के साथ अभी तक आपने करार नहीं साइन किया है। करार साइन करने के बाद ही वो वैक्सीन आनी शुरू होंगी। अब मैं ये पूछना चाहती हूं कि दो ही तरीकों से आप अपना वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ा सकते थे। एक, आप कंपल्सरी लाइसेंसिंग करिए, और ये बिल्कुल भी तकनीकी नहीं है। हमारा पेटेंट एक्ट 1970 सेक्शन 92 और सेक्शन 100 बहुत क्लियरली कहता है कि आप प्राइवेट कंपनीज को गवर्नमेंट लाइसेंस कंपल्सरी दे और उनको बोले कि एक पेटेंटेड ड्रग या पेटेंटेड वैक्सीन या पेटेंटेड कोई भी चीज अंडर 92 आप सेल और सब कुछ कर सकते हैं। और उसका जो रॉयल्टी होती है कंपनी को, जैसे इसमें ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका को जाएगी, वो रॉयल्टी जो है वो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स देगा। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ऐसा पहले भी हुआ और अभी मैं बताती हूं कैसे। सेक्शन 100 कहता है कि आप किसी को बनाने की परमिशन दे दीजिए,
आप नेगोशिएट करिए पेटेंट होल्डर से, अगर नेगोशिएशन अच्छा हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं हो पाता है तो हाई कोर्ट उसका पैसा देगा वाया द गवर्नमेंट, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। सरकार ने WTO में 2020 में साउथ अफ्रीका के साथ एक प्रपोजल डाल के कहा कि हाँ, हम चाहते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज अपना पेटेंट हटाएं और पेटेंट हटाने के बाद हिंदुस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज को वैक्सीन बनाने की इजाजत दी जाए, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो बाइडेन के इलेक्शन के बाद उन्होंने इस बात को सहमति दी और उससे थोड़ी स्फूर्ति मिली हमारे पूरे प्रोसेस को। अक्टूबर 2020 से अभी तक हम WTO में यही स्टैंड लिए हुए हैं, इसी स्टैंड से लड़ रहे हैं। लेकिन इसी सरकार के सॉलिसिटर जनरल और इसी सरकार का महकमा सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल विपरीत बात करता है कि नहीं नहीं, हम सेक्शन 92 और 100 इन्वोक नहीं कर सकते, हम कंपल्सरी लाइसेंसिंग नहीं दे सकते, हमारे एफर्ट्स को धक्का पहुंचेगा। आपकी प्रायोरिटी क्या है? और ये मैं थोड़े आक्रोश से पूछती हूँ क्योंकि मैंने भी अपने घर वालों को खोया है और मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपकी प्रायोरिटी क्या है? आप WTO में कुछ बोलते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में कुछ बोलते हैं, इसीलिए विश्व की कम्युनिटी अब आपके ऊपर भरोसा नहीं कर रही है। दे डोंट ट्रस्ट अस एनीमोर। और ये बात मैं वैक्सीन के बारे में बात करने के बाद ट्रस्ट के बारे में बात करती हूँ। तो आपने सुप्रीम कोर्ट में कुछ और बोला। खैर, 4 हफ्ते पहले पूर्व प्रधानमंत्री जी ने और CWC ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, और हाँ, मैं यहाँ पे राजनीतिक बात कर रही हूँ, और उन्होंने कहा था कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग करिए। 2012 में कैंसर की ड्रग नैटको फार्मा ने इस देश में बनाई थी, बायर फार्मा के पास उसका फॉर्मूला था, हमने कंपल्सरी लाइसेंसिंग करी थी, हमने उनको रॉयल्टी पे करी थी। वी हैव अ प्रेसिडेंस। इजराइल, जिसका आजकल बहुत सपोर्ट कर रहे हैं लोग, उनके पास भी प्रेसिडेंस है, कंपल्सरी लाइसेंसिंग आप कर सकते थे। 4 हफ्ते बीत जाने के बाद अब कंपल्सरी लाइसेंसिंग की बात कर रहे हैं, और कोवैक्सीन के लिए इन्होंने एप्लीकेशंस इनवाइट करी, और जहां तक है इम्यूनोलॉजिकल लेबोरेटरी के साथ, बुलंदशाह के साथ और हाफकिन के साथ हो सकता है। इनकी जानकारी के लिए, और ये मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि ये सारी कंपनीज स्थापित हुई हैं, कोई 75 में हुई है, कोई 82 में हुई है, कोई 88 में हुई है। तो भारत आत्मनिर्भर 7 साल में नहीं, 7 साल के पहले बना था। 7 साल में तो हम कटोरा लेके घूम रहे हैं। जिस फॉरेन एड को हमने मना कर दिया था 2005 में, और मुझे कोई ये दिक्कत की बात नहीं, अगर कोई फॉरेन एड आनी चाहती है, अगर विपत्ति है, अगर फॉरेन एड आती है, हम भी फॉरेन एड देते हैं, इसमें कोई विपत्ति में के समय सब लोग एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। हमारी फिलॉसफी ही वसुदेव कुटुंबकम की है। लेकिन उस फॉरेन एड पे अपनी पीठ ठोकना, अपनी छाती ठोकना, ये महामूर्खता है, क्योंकि हमारा देश इतना आत्मनिर्भर बन चुका था कि हमें फॉरेन एड की जरूरत नहीं थी। और अब मैं ट्रस्ट की बात करती हूँ। ट्रस्ट की तो बात ऐसी है कि चाहे वो गूगल हो जिसको पैसा देना था, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो तमाम विदेशी एड हो, अब कोई भी पैसा प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में नहीं डालना चाहता है। अब सारा पैसा या तो यूनिसेफ के थ्रू आ रहा है या तो रेड क्रॉस के थ्रू आ रहा है, बिकॉज सबको लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में गया हुआ पैसा स्पेंड नहीं हो रहा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो पैसा कहां पर खर्चा हो रहा है, उसके बने हुए वेंटिलेटर क्यों नहीं चल रहे हैं। आफ्टर ऑल पाई का हिसाब होना चाहिए था। तो ये ट्रस्ट फैक्टर है। ट्रस्ट डेफिसिट सिर्फ देश में ही नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट देश के बाहर भी है। अब खैर, क्योंकि वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे, तो वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा ही नहीं, और जब प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो आप लोगों को वैक्सीन कैसे लगाएंगे। और अजीत जी ने बिल्कुल सही बात कही, और आपने भी इस बात का जिक्र किया और उल्लेख किया कि हम उसी ड्रग का अंतराल बढ़ाते हैं 12 से। पहले 4 हफ्ते था, 4 हफ्ते से हमने 6 और 8 हफ्ते किया, अब उसके बाद हमने 12 से 16 हफ्ते कर दिया है। 12 से 16 हफ्ते करने के बाद कोई तो मुझे बताए कि यूके, जहां पर इस वैक्सीन का इजाद हुआ है, शोध हुआ है, काम हुआ है, वो अंतराल घटा रहा है और हम अंतराल बढ़ा रहे हैं। तो आप भले डॉक्टर्स को बुलाकर अपनी पीठ ठुकवाइए, आप भले डॉक्टर्स को बुलाकर ये प्रूव कराइए कि ये ड्रग नहीं, जो एक्शन है वो साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा लिया गया है और वो ठीक है, लेकिन अंततोगत्वा आपको ये जवाब तो देना ही पड़ेगा कि यूके, जहां पर इस ड्रग का शोध करके डेवलपमेंट हुआ है, वो कम कर रहा है, हम बढ़ा रहे हैं। और दूसरा, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा, आप किस बेसिस पर बोलते हैं देश में 18 करोड़ लोग वैक्सीनेट हो गए? किस बेसिस पर आप ये बोलते हैं? सरकार रोज सवेरे 7 बजे का आंकड़ा देती है, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर पे आंकड़ा आता है, और उसमें फर्स्ट डोज 14 करोड़ 5 लाख लोगों को लगी है। पहली डोज 14 करोड़ 5 लाख लोगों को लगी है। दूसरी डोज, जिससे कि वो साइकिल कंप्लीट होती है, वो 4 करोड़ 16 लाख को लगी है, जो कि 2% के आसपास है। तो किस बेसिस पर आप ये बोलते हैं कि हमने 18 करोड़ पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया है? एक बात और भी पते की है बताने के लिए,
18 से 44 साल की उम्र का ठीकरा जो है वो केंद्र सरकार ने हाथ घसीट लिया है, वो राज्य सरकारों को करना पड़ेगा। अब आप मरते क्या ना करते, केंद्र सरकार ने एक काम तो कर दिया है, केंद्र सरकार ने इसको एक तरह से फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट बना दिया है। और जो लोग थोड़ा बहुत बिजनेस की जानकारी रखते हैं वो ये जरूर जानेंगे कि बिजनेस में नेगोशिएशन इज द मेन थिंग। आप नेगोशिएट कैसे कर रहे हैं? तो सरकार ने सबसे पहले क्या किया कि सीरम इंस्टीट्यूट और कोवैक्सीन से भी सारे राज्य अलग अलग नेगोशिएट करेंगे। तो जो पहले पहुंच गया, सारे राज्य नैनो सेकंड में एक साथ तो जा नहीं सकते, जो पहले पहुंच गया वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे आ गया। दूसरा, अगर आप अंतरराष्ट्रीय टेंडर फ्लोट कर रहे हैं तो बिहार एक टेंडर फ्लोट करेगा, राजस्थान एक करेगा, महाराष्ट्र एक करेगा, गुजरात एक करेगा, कर्नाटक एक करेगा। तो नेगोशिएशन भी अब इंडिविजुअल स्टेट से हो रहा है, और उसमें भी जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है उसकी धज्जियां उड़ गई है, क्योंकि ऑब्वियसली परचेजिंग पावर महाराष्ट्र या कर्नाटक का बिहार से ज्यादा रहेगा, असम से ज्यादा रहेगा। तो आपने एक तरह से लोगों को भाग्य पर, लोगों को पैसे की ताकत पर अब मरने के लिए छोड़ दिया है। जो स्टेट ज्यादा नेगोशिएट कर पाएगी, और ये पब्लिक एक्सचेकर से पैसा जा रहा है। और ये जो बेवकूफ लोग बैठ के बार बार बोलते हैं टैक्स पेयर्स मनी, आई एम सॉरी, देयर आर 2% डायरेक्ट टैक्स पेयर्स इन दिस कंट्री, लेकिन ये सारा देश टैक्स पे करता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स वो रिक्शे वाला भी वही पे कर रहा है जो देश का सबसे अमीर आदमी पे कर रहा है, चाहे वो खाने की पदार्थों पे हो, चाहे वो चप्पल पे हो, साबुन पर हो, तेल पर हो, जिस भी चीज का, छोटी सी माचिस की डब्बी पर हो, इनडायरेक्ट टैक्स इस देश का हर व्यक्ति पे करता है। तो इस देश का हर व्यक्ति एक टैक्स पेयर है। ये जो टैक्स पेयर्स बोगी, रिच और अमीर और कंफर्टेबल घरानों से बात करी जाती है, बिल्कुल बकवास बोगी है। इनडायरेक्ट टैक्स इज द मेन टैक्स स्टे, और वो हर आदमी देश का पे करता है। 18 से 44 वर्ष की उम्र की मैं बात कर रही थी, क्योंकि 18 से 44 वर्ष की उम्र में हमारे देश के करीब करीब 62 करोड़ लोग मोटा मोटा आते हैं, और इनको 124 करोड़ डोजेज चाहिए। इस एज ग्रुप में अभी तक 48 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है, बस 48,21,000 को इस एज ग्रुप में वैक्सीन लगी है। और ये सबसे यंग और ये सबसे ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन है। और इस सेकेंड वेव ने ये दिखाया है कि ये पॉपुलेशन भी इस भयावह स्थिति से उतनी ही बुरी तरह से जूझ रही, क्योंकि अब जो मोर्टालिटी रेट्स हैं, जो 40% केसेस सीरियस टर्न हो रहे हैं कोरोना के, ये इस एज ग्रुप को भी बहुत इंपैक्ट कर रहे हैं। और इस एज ग्रुप में किसी के जाने का मतलब है, और पूरे सर्वसम्मान के साथ मैं बुजुर्गों की भी बात करती हूँ, लेकिन इस एज ग्रुप में जब कोई जाता है तो कोई फैमिली का हेड, किसी का यंग पिता, कोई यंग कोलीग, कोई यंग बेटा, कोई यंग बेटी, ऐसे लोग जा रहे हैं। तो इस एज ग्रुप को वैक्सीनेट करने में आपको कितना टाइम लग जाएगा, इसका खुलासा कौन करेगा केंद्र सरकार में? ये किसकी जवाबदेही तय होगी? किसकी जवाबदेही तय होगी कि गुजरात ने 2 दिन के लिए 45 से ऊपर का वैक्सीनेशन बंद कर दिया? किसकी जवाबदेही तय होगी कि जिसने 4 हफ्ते पहले या 6 हफ्ते पहले लगाया था और अपनी सेकेंड डोज के लिए प्रिपेयर था, और उसने अपनी जिंदगी की सारी प्लानिंग उसके इर्द गिर्द करी थी, अब आपने कह दिया कि अब तो जी 12 से 16 हफ्ते के बाद लगेगी। मतलब इस समय जरूरत है कि जो क्रेडिबिलिटी, जो विश्वास एक की खाई बन गई है, उसको, उस इरोजन को कम करने की। तो आप उस इरोजन को और बढ़ाते जा रहे हैं। और अब पैसे की बात कर लेते हैं। आपने 35,000 करोड़ का एक वैक्सीनेशन फंड इस बार यूनियन बजट में अनाउंस किया था, उसमें से 4400 करोड़ रुपए अभी तक खर्चा हुए हैं। तो बाकी 30,600 करोड़ किस दिन के लिए रखा गया है? आपके लोग दौड़ दौड़ के कहते हैं कि हमारे पास तो जी 3 लाख करोड़ का हमने हेल्थ बजट कर दिया है। सफेद सपाट झूठ। हमारा हेल्थ बजट पिछले वित्तीय वर्ष तक 67,000 करोड़ का था, इस बार 74,000 करोड़ का है। क्या कर दिया गया है? 2 फाइनेंस कमीशन की ग्रांट्स उसमें दिखा दी गई हैं, ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के दोनों बजट और आयुष मिनिस्ट्री का बजट उसके अंदर ला दिया गया है। तो इन सब हेड्स को मिलाकर अब हम हेल्थ बजट उसको बना दे रहे हैं। तो आंकड़ों के साथ जो खिलवाड़ ये सरकार करती है, वो कहीं ना कहीं हमारी इस त्रासदी का कारण है। चाहे वो संक्रमण के आंकड़े हो, चाहे वो मौत के आंकड़े हो, चाहे वो जमीनी हकीकत में दवाइयों के आंकड़े हो, वेंटिलेटर्स के आंकड़े हो, और जो पैसों की मैंने बात करी उसके आंकड़े हो। तो कहीं ना कहीं तो हम सवाल जरूर पूछेंगे ना कि आपकी क्या प्लानिंग है। आप खड़े होकर बोल रहे हैं, मोदी जी जब ये स्टेटमेंट देते हैं तो मुझे थोड़ा फ्रीनिक लगता है। सबको टीके लगने चाहिए, बिल्कुल लगने चाहिए। कैसे लगेंगे बताइए जरा मुझे, कहां से आएगा वैक्सीनेशन, मुझे समझाइए।
जब वैक्सीनेशन आपके पास है ही नहीं, जब आपके पास फ्रैक्शन ऑफ अ वैक्सीनेशन है, कहां से वैक्सीनेशन आएगा? जुलाई अगस्त से पहले आप प्रोडक्शन रैंप अप नहीं कर सकते हैं। आपने फॉरेन वैक्सीन को अभी तक इतनी ज्यादा अनुमति नहीं दी है, स्पुतनिक को दी है। आपने कंपल्सरी लाइसेंसिंग अभी तक फाइनल ही नहीं करी है, 4 हफ्ते का टाइम आपने बिता दिया। कांग्रेस पार्टी ने तो कहा ही था, वो तो छोड़ ही दीजिए, उनकी तो बात आप सुनते नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक को कहे हुए 3 हफ्ते हो गए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये बात बोली थी कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग की बात क्यों नहीं कर सकते। आप डब्ल्यूटीओ में कुछ और कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कुछ और कहते हैं। एक तरह से अगर देखिए, और अभी जो साइंटिफिक प्रिंसिपल एडवाइजर है श्री राघवन जी, उन्होंने कहा थर्ड वेव आ रही है और थर्ड वेव बच्चों को अफेक्ट करेगी। हमारे यहाँ कितनी पीडियाट्रिक बेड्स हैं? हमारे यहाँ क्या प्रबंधन है कि अगर बच्चों को अटैक करती है वेव तो पीडियाट्रिक वार्ड्स कितने हैं? कौन बात कर रहा है सरकार में? किस कमिटी से बात करी जाए कि पीडियाट्रिक्स की कैसे टीम तय हो रही है, पैरामेडिक्स को इसमें कैसे तय किया जा रहा है? हम इसमें कौन बात कर रहा है? हर जो रिएक्शन है वो नी जर्क रिएक्शन है। और नी जर्क इसलिए क्योंकि हर रिएक्शन एक ही कार्यालय में बैठकर 1 या 2 व्यक्ति बना रहे हैं। सीधी सी बात यह, इस महामारी के वक्त, और जिन देशों ने, और सच बात है ये, अमेरिका को लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड ऐसे वैसे नहीं कहा जाता है। अमेरिका में जो कम्युनिटी फॉर डिजीजेस है सोसाइटी, उन्होंने बोल दिया है कि हाँ आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका हर्ड इम्यूनिटी और इतनी पॉपुलेशन को उन्होंने वैक्सीनेट कर दिया है। सच तो ये है कि मई 2020 में यूके ने 13 करोड़ वैक्सीन का पहला ऑर्डर प्लेस किया था, और अगस्त आते आते यूके ने 13 करोड़, यूएस ने 30 करोड़, यूरोपियन यूनियन ने 80 करोड़, जापान जैसे छोटे देश ने 22 करोड़। अक्टूबर आते आते ज्यादातर देशों ने वैक्सीन का ऑर्डर प्लेस कर दिया था, और किसी ने भी 20-30 करोड़ से कम का ऑर्डर नहीं प्लेस किया था डोजेज का। हिंदुस्तान ने पहला ऑर्डर जनवरी 2021 में प्लेस किया, और वो भी मात्र 1 करोड़ 60 लाख डोजेस के लिए, 135 से 140 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए। आपने क्या सोच कर दिया था? आधार पूना वालों को हम आज कुछ भी कहें, लेकिन वो 3 हफ्ते तक लगातार कहते रहे कि मेरे पास ऑर्डर्स नहीं है, मेरे पास रैंप अप करने का पैसा नहीं है, मुझे अगर सॉफ्ट लोन मिल जाए, और मैं इसलिए लोन नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑर्डर नहीं है। और आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग करता है, देखिए आक्रोश तो कहीं फूटेगा ही, तो आज आधार पुना वाला पर फूट रहा है लोगों का। लेकिन सच ये है कि अगर आप एक कंपनी चलाते, नहीं, उन्होंने 6 करोड़ बना के रखे हुए थे और वेट कर रहे थे। तो अगर आप एक कंपनी चलाते, अगर आपके पास ऑर्डर नहीं है तो आप रैंप अप कैसे करिएगा? आपके पास बायर तो होना चाहिए ना। और ये जो स्टेट क्रिएटेड डुओपोली थी, आपने सिर्फ 2 कंपनीज को आने दिया, ये स्टेट क्रिएटेड डुओपोली थी, और आज देश इसका खामियाजा भुगत रहा है। तो हम आधार पूना वाला के ऊपर आक्रोशित हो या फलाना के ऊपर आक्रोशित हो, the anger, and I am using the word very responsibly, there is absolute anger in the minds of people. आज मुझे आप लोगों में से कोई भी एक व्यक्ति बता दे कि या तो आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके मित्रगण में, आपके ऑफिस के सहकर्मियों में, आपकी ऐसा कोई भी व्यक्ति आज इस देश में जो कह दे कि नहीं हमारे किसी जानने वाले को तो जी कोरोना नहीं हुआ है। और आंकड़े छुपाने का सबसे भद्दा खेल तो मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं, उत्तर प्रदेश में ही शुरू होना था। जो आज लावारिस लाशें मिल रही हैं, और उस पर ये जो भद्दी बात बोली जा रही है, अजीत अंजुम जी ने ये बात बोली अभी, मतलब किस मुंह से भाजपा के प्रवक्ता लोग बोल सकते हैं कि नहीं आपके टाइम पर तो 100 लाशें थी? तो क्या अब लाशों के ऊपर हम प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि किसके अंदर, किसके शासनकाल में ज्यादा थी? पीपी किट में बंधी हुई लाशें हैं, उनका टेस्ट अब नहीं हो सकता है, उनका डीएनए टेस्ट कराइए, पता करिए ये कौन लोग हैं और क्यों लोग बहाए जा रहे हैं। और वहां पे पुलिस कर्मी दिखे ना जब रेत के अंदर, मतलब मैं, अब ऐसी बात है किसी भी धर्म में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म में रिचुअल्स जो होते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल मौत का होता है, जो रस्में होती हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये फाइनल गुड बाय है, ये फाइनल रिचुअल है, और इसको गरीब से गरीब आदमी बहुत शिद्दत से इसको करता है किसी भी धर्म में, और लोगों को विवश होकर लाशें बहा देनी पड़ रही हैं। मल्ला कहता है बक्सर में कि हमें तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा था लाशें डाल दो, इसलिए हमने डाल दिया, आप हमें मत पकड़िए। तो किसकी जवाबदेही है? और उस पर आप हाई मॉरल ग्राउंड लेके बोलिए इस पर जांच होनी चाहिए। जांच तो प्रशासन की होनी चाहिए, जांच मल्ला की कराइएगा, जांच लाशों की कराइएगा, या उनके ऊपर भी मुकदमा कर देगा। और मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश ने कल काफी लोगों पर मुकदमा किया, जिन लोगों ने इसके बारे में सोशल मीडिया पर बात करी थी। मुंह बंद कर दो लोगों का, देशद्रोह का चार्ज लगा दो, कोई बोलेगा नहीं। ऐसा नहीं है, ये बेजुबान लाशें आपकी विफलता बता रही हैं।
दिल्ली में लोगों ने वैक्सीन की कमी पर पोस्टर लगाया, 17-18 लोगों पर मुकदमा हो गया। मतलब ये किस तरह से शासन चलाने की बात है? ये नाजी जर्मनी है, ये क्या है? ये एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोग सवाल पूछेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों पर मुकदमा कर रहे हैं। जो तारिका और जो बुलबुले बोलती फिरती है कि वो एक है जिनको अभी ट्विटर ने बैन किया, कंगना रनावत जी, वो कल कह रही है ये नाइजीरिया की लाशें है, लोगों को बैन। मतलब इन लोगों पर आप एक्शन क्यों नहीं लेते? इन लोगों पर एक्शन लेना जरूरी। आप एक्शन उन लोगों पर ले रहे हैं जो सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप फिर से पत्रकारों के पीछे पड़ जाइएगा, आप रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के पीछे पड़ जाते हैं, आप उन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं जो सच दिखाना चाहते हैं। तो सच दबाने से असलियत नहीं दबेगी, क्योंकि मौत जो जब घर में होती है ना, तो बहुत पर्सनल अटैक करती है। और मोदी जी जो भी कह लें, विश्वगुरु बनने के चक्कर में मोदी जी ने अपने देश को सबसे बड़ा इग्नोर किया। आप कहते हैं आपने 1 करोड़ भेजा वैक्सीन, बाकी कंपनी ने भेज दी। तो अगर ये सच था तो आप ताली क्यों बजवा रहे थे? आप क्यों दौड़ दौड़ के बताते थे यहाँ प्लेन गया, वहां प्लेन गया? इसका मतलब आप फर्जी तालियां बटोर रहे थे।